क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए अध्याय को लेकर, जो कि हमारा अध्याय दिया गया है विद्युत, जो कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। आज हम सभी अध्ययन करेंगे विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के संदर्भ में कुछ प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले, जो कि क्या थे। यदि किसी कंघे को बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो टुकड़े कंघों की ओर आकर्षित होते हैं। जो मतलब अगर हम देखते हैं किसकी कंघे को अगर हम बालों पर रगड़ते हैं और फिर छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको अगर लेते हैं और फिर एक तरफ छुआते हैं उसको, तो क्या होता है कि उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, उसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। कांच को रेशम में रगड़ने पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब कांच को जब हम रेशम पर रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। वस्तुओं में आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जो वस्तु होता है उसमें आवेश जो है आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न हो जाता है। आवेश एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या है, कूलाम है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है जिसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। फिर देखते हैं, एक कूलाम बराबर होता है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम बराबर कितना होता है? एक कूलाम बराबर होता है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं नीचे, निम्न आवेशों को आपस में रगड़ने पर, मतलब निम्न वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। तो कौन कौन सी वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है वो देखते हैं। तो बिल्ली की खाल को अगर लकड़ी पर रगड़ते हैं तो क्या आवेश उत्पन्न होता है? बिल्ली की खाल क्या है, धनात्मक आवेश है, और लकड़ी क्या है, ऋणात्मक आवेश उसमें उत्पन्न होता है। फिर कांच को अगर कागज़ पर रगड़ते हैं, कांच को कागज़ पर रगड़ने पर उसमें ऋणात्मक आवेश, मतलब जो कागज़ है उसमें ऋणात्मक आवेश और जो कांच है उसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं रेशम और मनकाटन को रगड़ने पर इसमें आवेश उत्पन्न होता है। फिर लाख या रबड़ या एवोनाइट, इन दोनों को रगड़ने पर उत्पन्न होता है आवेश। फिर है कलालैन और गंधक को आपस में रगड़ने पर इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर कांच और रेशम को आपस में रगड़ने पर इसमें उत्पन्न होता है आवेश। बिल्ली की खाल और एंथोनाइट की छड़ को रगड़ने पर इसमें उत्पन्न होता है आवेश। चालक के आधार पर देखिए, चालकता के आधार पर जो धातुएं होती हैं या जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला है चालक पदार्थ, जिनसे विद्युत धारा का सुगमता से प्रवाहित होती है। जिनमें मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें सुचालक भी कहा जाता है। जैसे आपका उदाहरण दिया गया है, मानव शरीर हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, धातुएं हो गई, लवणों के जलीय विलयन हो गए, और सबसे अच्छा चालक चांदी है। और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है तांबा। सबसे अच्छे चालक की अगर बात किया जाए तो वो है आपका चांदी, और दूसरे नंबर पर अगर चालक की बात की जाए तो वो आता है तांबा। अब देखते हैं अचालक क्या होता है। जिनमें सुगमता से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इन्हें कुचालक भी कहा जाता है। जिनमें सुगमता से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उनको अचालक या कुचालक भी कहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं इसके। उदाहरण है, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल हो गया। ये सब क्या उदाहरण हो गए? ये अचालक के उदाहरण हो गए। अब देखते हैं अर्धचालक क्या होता है। जिनमें सीमित मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं।
वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। उदाहरण के तौर पर सिलिका हो गया, कार्बन हो गया, जर्मेनियम आदि, ये सब क्या हो गए, ये उदाहरण हो गए आपके अर्धचालक के। अब देखते हैं अतिचालक क्या होता है। ऐसे चालक जिनका प्रतिरोध शून्य होता है, ऐसे चालक जिनका प्रतिरोध शून्य होता है, ताप पर, जिस ताप पर चालक पदार्थ अतिचालक में बदलते हैं, क्रांतिक तापमान कहलाता है। जिस ताप पर चालक पदार्थ अतिचालकों में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रांतिक तापमान कहलाता है। अब देखते हैं नीचे, ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब अगर ताप बढ़ा दें तो चालक का जो चालक हैं उन पदार्थों में वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता घट जाती है। अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। अर्धचालक में जो पदार्थ का ताप अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और अगर घटाएंगे तो घटेगा। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक फिर क्या है, परम ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। फिर है अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग ट्रांजिस्टर, अर्धचालक डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइस के निर्माण के लिए किया जाता है। अर्धचालकों का प्रयोग आप सभी लोग जानते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, अर्धचालक, डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइस के निर्माण में किया जाता है। अब देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब जब आवेश जो होते हैं उनके प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। अगर बात करें विद्युत धारा की, तो जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा के हमेशा विपरीत दिशा में बहती है। अगर विद्युत धारा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बह रहा होगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसमें आवेशों का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। मतलब जो विद्युत धारा है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, जो एसआई मात्रक है, वो एम्पियर है। इसको मापा किससे जाता है, अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। अब देखते हैं विभव क्या होता है। जानते हैं कि विभव क्या है। विभव एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो विभव कहलाता है। विभव का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट। यह एक अदिश राशि है। विभव क्या है, एक अदिश राशि है। इसे वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। इसे वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। अब देखते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या है, विभवांतर एक अदिश राशि है। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर की अगर परिभाषा की बात करें तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विभवांतर की परिभाषा एकांक आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। जहाँ V बराबर क्या है, विभवांतर है, W बराबर आपका कार्य है और Q बराबर आपका आवेश है। अब देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध से के नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ में अवरोध उत्पन्न होना। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक होता है ओम, जैसा कि निशान बना हुआ है, इसका चिन्ह बना हुआ है। और किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध जो होता है किसी भी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब R प्रोपोर्शनल टू होता है L के। तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। मतलब तार जितना लंबा हो जाएगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक हो जाएगा। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार मोटा होने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है।
मतलब अगर हम चालकों को, जितने भी चालक हैं उनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ता है। चालकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। अगर हम चालकों को समांतर क्रम में जोड़ दें तब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। अब देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या है, तांबे के सुचालक तार बल्ब के भीतर होते हैं। तांबे के जो सुचालक तार होते हैं वो बल्ब के भीतर होते हैं। सिरों पर टंगस्टन धातु का तार जुड़ा होता है। बल्ब के अंदर निर्वात होती है, परंतु उच्च सामर्थ्य वाली बल्बों के अंदर नाइट्रोजन व आर्गन गैसों का मिश्रण भरा होता है। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक किसका, बल्ब का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। अब देखते हैं हीटर क्या है। हीटर प्लास्टर ऑफ पेरिस की खांचदार प्लेट होती है जिसमें नाइक्रोम मिश्र धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्रेस, जिसको सामान्य भाषा में हिंदी में प्रेस को इस्त्री बोला जाता है। देखते हैं इस्त्री क्या होती है। इस्त्री प्रेस की अगर बात करें तो इसमें नाइक्रोन के तार का प्रयोग अभ्रक माइका की प्लेट पर किया जाता है जिसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब देखते हैं अमीटर। अमीटर क्या है, परिपथ में श्रेणी क्रम से जुड़ा जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर क्या होता है, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को हमेशा किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है जिसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। वोल्ट मीटर यह परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब देखते हैं पदार्थ और उनकी प्रतिरोधकता। जैसे चांदी की प्रतिरोधकता होती है 1.6 × 10⁸। तांबे की प्रतिरोधकता होती है 1.7 × 10⁸। एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है 2.7 × 10⁸। लोहे की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10 × 10⁸। अब देखते हैं कांच की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10 × 10⁻10 होती है। शुद्ध जल का जो वो प्रतिरोधकता होती है वो 2.4 × 10⁵ होती है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं जितने भी आपके घर में उपकरण होते हैं उन सब में ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर हमेशा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर को जानते हैं, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आविष्कार किसने किया है, फैराडे। इसमें 2 कुंडलियाँ होती हैं जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें 2 कुंडलियाँ होती हैं। अगर कुंडलियों की बात की जाएगी तो इसमें 2 कुंडलियाँ होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें उच्च विभव या निम्न विभव में परिवर्तित किया जाता है अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने वाले उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें उच्च विभव का निम्न विभव में परिवर्तन होता है उनको अपचयी ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और जिनको निम्न विभव को अगर उच्च विभव में परिवर्तित करते हैं तो उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब देखते हैं एसी प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, अल्टरनेटिंग जो करंट होती है उसके बारे में देखते हैं। ऐसी धारा जिसका एक निश्चित समय अंतराल में परिणाम व दिशा में परिवर्तन हो, बाद में उसी के साथ पुनरावृत्ति हो। जैसे घरों में एसी की आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकंड होती है। घरों में जो हम लोगों के एसी करंट जो आती है उसकी आवृत्ति हमेशा 50 साइकिल पर सेकंड होती है। दिष्ट धारा क्या होती है, जिसे डायरेक्ट करंट भी कहा जाता है। ऐसी धारा जिसके परिणाम दिशा में कोई परिवर्तन न हो, जिसके परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन न हो, वो कौन सी धारा है, दिष्ट धारा। अब देखते हैं विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है, व्यय बटे ऊर्जा होता है। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते भारत में जिस विद्युत की आपूर्ति
की जाती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। मतलब हम लोगों के घरों में जो विद्युत धारा पहुंचाई जाती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है। अब देखते हैं विद्युत सेल क्या होते हैं। विद्युत सेल देखिए होते हैं दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। अब देखते हैं विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल जो होते हैं वो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दो प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये क्या कहलाते, ये कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। जैसा आप सभी लोग देखते हैं टार्च वगैरह में जो यूज किए जाते हैं, या आपके घर में जो घड़ी होती है उसमें जो यूज किए जाते हैं वो हैं प्राथमिक सेल। मतलब एक बार यूज करने के बाद उनको फेंक दिया जाता है, ये होते हैं प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये ऊर्जा क्या कहलाती है? ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग घर में जैसे बैटरी का यूज करते हैं या फिर इन्वर्टर हो गया, इसमें जो सेल लगे होते हैं ये क्या होते हैं? विद्युत द्वितीय सेल। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी लगाई जाती है वो क्या है? एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है। अब बात करते हैं ट्यूबलाइट, या पहले देखते हैं फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज क्या है? परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। फ्यूज परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है जिसका गलनांक कम होता है। आप सभी लोग देखते हैं घरों में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का निर्माण मिश्र धातु तांबा, टिन, सिल और सीसा से होता है। टिन और सीसा से होता है। ट्यूबलाइट दोनों सिरों पर टंगस्टन के तार होते हैं। इन तारों पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। कांच की नलिकाओं में पारे की वाष्प आर्गन गैस भरी रहती है। ये क्या हो गया? ट्यूबलाइट। अब देखते हैं आगे ऊष्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। ऊष्मा क्या है? देखिए ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बहती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। मतलब ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर, मतलब आपने देखा होगा कि अगर हम गैस पर भगोने को रखते हैं और भगोने में किसी और अन्य बर्तन को जैसे चम्मच हो गया डाल दिया, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वो पूरा चम्मच गर्म हो जाता है। मतलब जिधर तापमान कम होता है उधर से जिधर तापमान नहीं है उस साइड में तापमान बढ़ने लगता है। जैसे आप लोग देखते हैं जो तवा होता है, तवे में लकड़ी का एक हैंडल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब तवा गर्म होता है तो धीरे धीरे तापमान क्या है? पीछे की तरफ बढ़ता जाता है, जिससे पकड़ने में तकलीफ़ होगी। अगर हैंडल ना लगा हो तो पकड़ने में तकलीफ़ होती। इसीलिए क्या है? तापमान क्या होता है कि कम से जहाँ तापमान कम होता है उच्च से निम्न की तरफ ये बढ़ता है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे ऊष्मा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। मतलब अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो ऊष्मा की मात्रा उतनी ही अधिक पड़ जाएगी। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च से निम्न की ओर होता है। जैसा कि लिखा गया है, अभी बताया मैंने, ऊष्मा का प्रवाह सदैव क्या होता है? उच्च से निम्न की ओर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी। 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। मतलब 1 ग्राम जल के तापमान को अगर हम 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगाएंगे वही क्या कहलाएगा? कैलोरी कहलाएगा। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। या फिर 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। अब देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? जैसा कि अभी बताया, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रभाव सर्वप्रथम रमकॉर्ड ने दिया था। इसका प्रभाव सर्वप्रथम रमकॉर्ड ने दिया था। अब देखते हैं तापमान। किसी वस्तु की उष्णता व शीतलता से को तापमान कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडाहट जो होती है वही क्या है? उसका तापमान होती है। किसी वस्तु का तापमान उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब वस्तु का तापमान किस पर निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? जैसे द्रव्यमान किसी चीज़ का मतलब भार कह सकते हैं। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो भार कह सकते हैं। ताप मापने के लिए
ताप मापनी का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें एल्कोहल व पारे का प्रयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तापमापी का प्रयोग किया जाता है। विश्व के प्रथम तापमापी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा। विश्व के प्रथम तापमापी का निर्माण गैलीलियो, जो कि इटली के निवासी थे, उनके द्वारा किया गया था। तापमान मापी के प्रकार क्या है? नंबर 1 है सरल तापमापी, नंबर 2 है गैस तापमापी, फिर है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, फिर है ताप युग्म तापमापी, फिर है संपूर्ण विकिरण ऊष्मा मापी। अब देखिए दिया गया है कि विभिन्न मापनियों की परासी व उनके उपयोग। तो जैसे तरल की जो निम्न सीमा है वो -80 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम जो सीमा है वो है आपकी 500 डिग्री सेल्सियस। वो है आपकी 500 डिग्री सेल्सियस। ताप मापने के पैमाने। तो ताप मापने के पैमाने क्या हैं उनको देखते हैं। ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे अभी आप सभी लोग जानते हैं कि सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। तो सेल्सियस के खोजकर्ता कौन है? सेल्सियस, जो कि स्वीडन के निवासी थे। इसका जल का अधो बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस, जल का ऊर्ध्व बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस, खंडों की इसमें संख्या है 100 और प्रतीक इसका क्या है? सी है। फ़ारेनहाइट की खोजकर्ता कौन है? फ़ारेनहाइट, जो कि जर्मनी के निवासी थे। और जल का अधो बिंदु है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जल का ऊर्ध्व बिंदु है इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। खंडों की संख्या इसमें कितनी है? खंडों की संख्या है 180 और इसका प्रतीक क्या है? एफ है। ड्यूमर की खोज किसने की है? ड्यूमर ने की है। ड्यूमर की खोज किसने की है? ड्यूमर ने। और इसका जल का अधो बिंदु है 0 डिग्री और इसका जल का ऊर्ध्व बिंदु है 80 डिग्री ड्यूमर, इसको आर से 80 डिग्री ड्यूमर। खंडों की संख्या कितनी है इसमें? खंडों की संख्या है इसमें 80 और इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक है इसका आर। कैल्विन क्या है? इसकी खोजकर्ता कौन है? कैल्विन ही है। इसका जल का अधो बिंदु है 273 डिग्री केल्विन और जल का ऊर्ध्व बिंदु है इसमें 373 डिग्री केल्विन। खंडों की संख्या है इसमें 100 और प्रतीक है इसका के। तो चारों पैमानों के लिए जो मध्य संबंध बनता है वो C/100 बराबर का F-32/180 और फिर R बराबर का R/80 बराबर का K-27/5। ये हो गया आपका तापमान के मापने के पैमाने के बीच जो संबंध है। अगर आप सभी लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आशा है आप सभी लोग